वेरी गुड इवनिंग। IBPS, SBI या सिंपल मैं नॉर्मली बोलूँ बैंकिंग एग्जामिनेशन के मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें लॉजिकल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन होता है और हम उसका सेगमेंट पढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करेंगे। मैंने आपको बोला है जल्दी कर दूंगा तो कर दूंगा। और आपके जो कमेंट्स हैं एकदम बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया और उसको प्रायोरिटी बेसिस पे ले रहा हूँ। इसके जस्ट बाद मतलब आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ कॉज एंड इफेक्ट, कल ड्राइंग इन्फ्लुएंस पढ़ाऊंगा और इसके तुरंत बाद ही मैं रिवर्स लॉक्स भी बताने वाला हूँ और इनपुट आउटपुट भी बताने वाला हूँ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपने देखा लिखा हुआ है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट पे जब कभी मैं ऑफलाइन में पढ़ाता रहूँ या कल भी मैंने क्लास ली थी ऑफलाइन वाली, तो दिमाग में एक चीज़ चलता है, एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल कैसा रहता है। नॉर्मली बचपन में आपने सुना होगा या पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा कभी गलती कर ही नहीं सकता, वो हमेशा ठीक है, अच्छा है, ये तो उसका जो दोस्त है ना उसकी वजह से करता है जो भी। लाइक सपोज कर लो कि आप बाहर गए, क्रिकेट खेलने गए, लेट हो गया, कुछ भी हो गया, घर में पापा ने सुनाना शुरू किया तो मदर का सबसे पहला लैंग्वेज होता है पता ये करो कि वो गया किसके साथ है, क्या उसका वो जो दोस्त है उसी के साथ गया है क्या, उसकी वजह से तो हमारा बच्चा बर्बाद होता जा रहा है। मतलब 100% ये समझते हैं, ये जो उसका है ना यही समझ नहीं आ रहा होता। जैसे मेरे वाले हैं तो मेरे साथ जो दोस्त है मेरा वाला उसको बोलेंगे कि अच्छा उसकी वजह से, उसके फादर मदर कह रहे होंगे कि इसकी वजह से गड़बड़ होता जा रहा है। मतलब सिंपली ये कि हम अपनी जिम्मेदारियों को या खुद की एनालिसिस नॉर्मली नहीं करते हैं, हमेशा दूसरे पे थोपने की कोशिश रहती है और ये हमारे पेरेंट्स की रहती है और रहता ही है। और पेरेंट्स की क्या बोलो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी कुछ अगर मिस हैपनिंग हो गए, कुछ गलत हो जाता हो तो अपन तपाक से ये कह देते नहीं वो उसकी वजह से हुआ है, ऐसा होता तो ये हो जाता, ये मैं कर सकता था, ऐसी वाली सिचुएशन रहती है। आज हम समहाउ ऐसा ही एक टॉपिक, ये जो कॉज एंड इफेक्ट है ये पढ़ने वाला है। इसमें दो टर्म को आप समझ लीजिए, फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये टॉपिक समझना। कॉज का बेसिक मतलब क्या है, कारण, रीजन, और जो इफेक्ट्स है इम्पैक्ट किसी भी चीज़ पे होना, बेसिकली इसके कनेक्टिविटी को ढूंढने की बात की जाएगी। जैसे मैं आज क्रिकेट खेलने गया सुबह में 6 बजे आफ्टर ट्राइंग ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि आज मुझे सुबह में 5 बजे उठा के चाय पानी ये सब दे दिया गया। एक सिंपल सा नॉर्मल एग्जांपल, बस समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था बट मैं नहीं जा पा रहा था, बट आज मैंने क्रिकेट खेला मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि मैं सुबह में 5 बजे उठाया गया, मुझे जो भी रिक्वायरमेंट थी वो दी गई, मैं फ्री हुआ, आराम से गया, खेल के आया। अब यहाँ पे जो क्रिकेट मेरा खेलना था उसके इस चीज़ के हैपनिंग में वो मैं कर पाया, मैं खुश फील कर रहा हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम आई प्लेड। वो क्यों हुआ? क्योंकि मैं खुद से कोशिश कर रहा था, मैं नहीं कर पा रहा था, किसी के मन में आ गया अरे चलो आज मैं ही हेल्प कर देती, उसने मेरा हेल्प कर दिया, मैं उठ के चला गया। अब सुनिए, ये दो डिफरेंट चीज़ें थी, मेरा जगना टाइम से और फिर खेलने जाना। अब ये जो दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, आप जब इस चैप्टर के अंदर इसको पढ़ोगे तो आपको इसके अंदर कनेक्टिविटी ढूंढनी है। कैसी कनेक्टिविटी ढूंढनी है? क्या मेरे सेकंड काम के पीछे या मेरा जो सेकंड काम हुआ है उसके जो मेन रीजन है क्या फर्स्ट में गिवन है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा। ऑल्दो अगर मैं मेंस के प्रीवियस 4 इयर्स की बात करूँ, जब मैं आज उस पेपर के थ्रू जा रहा था तो मैंने देखा कि उसमें, आज नहीं इनफैक्ट कल जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि उसमें क्या है, अब कॉज एंड इफेक्ट भी बड़ा ही मॉडरेट फॉर्म में पूछा जाने लगा है। 1 2 3 नहीं 4 5 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे एंड देन को रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन, सारे आंसर टोटली बेस्ड होंगे आपके एनालिसिस पे कि जो 2-3 स्टेटमेंट दिया गया है वो किस पैटर्न पे दिया गया है, क्या किसी भी चीज़ के कारण का होने का जो कारण है क्या उसमें मेंशन है, क्या इम्पैक्ट मेंशन है। जैसे सपोज कर लो, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मेरे एक बड़े ही क्लोज के रिलेटिव थे। उनको क्या होता था ना, उनको होता था गांव में, आपने सुना होगा, आप में से अगर किसी को पता होगा तो, कि भूत आ जाता है उनके ऊपर, अलग साया चढ़ जाता है उनके ऊपर। तो वो
हर सप्ताह में 2-4 दिनों की कंडीशन ऐसी होती थी जब उसके ऊपर वो आ जाता था। अब घर वाले परेशान, घर वाले पहले क्या कहते, झाड़ फूँक कराना, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। हमारे गांव में एक हमारे पीर बाबा आते थे, वो आए कुछ दिनों के लिए। वो हर साल में 10-15 दिनों के लिए आके टाइम स्पेंड करके जाते थे, तो वो आए। खबर लगी घर वालों की कि भाई पीर बाबा आए हैं और ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। फॉर्चुनेटली उसी बीच में किसी दिन ऐसा हो गया, उसको ले जाके वहाँ पे पहुँचाए। पीर बाबा ने किया शानदार इलाज, शानदार इलाज में उन्होंने किया दे लठ तब तक उसको मारते रहे जब तक कि उस आदमी का भूत उतर नहीं गया, और उसके बाद दोबारा कभी आया नहीं। मतलब ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स हो गया, मुझे खबर सुनने को नहीं मिली कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब वो पीर बाबा का आना या पीर बाबा का जो लठ था ना, वो एक रीजन था उस पर्सन के ऊपर से दूसरे साया के हट जाने का, कनेक्टिविटी। ऐसा ही अपन चलते हैं अब थोड़ा इस एग्जाम्पल से दूर, नॉर्मल एग्जाम्पल से दूर, लॉजिकली चेकआउट करते हैं एक्चुअल में क्या है। सो लेट्स सी, मैं आपके लिए बहुत शानदार पीपीटी बना के लाया हूँ। कॉज एंड इफेक्ट यूज्ड टू, क्या लिखा है, कॉज एंड इफेक्ट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिलेशन, दो अलग अलग रिलेशन बिटवीन एन इवेंट, द कॉज मतलब कुछ होना, कॉज, एंड इट्स आउटकम द इफेक्ट, कुछ हुआ तो ये हुआ, उसकी शादी हुई तो आगे का प्रोसेस चालू हुआ। वैसे चैप्टर पे ही आ जाते हैं, आज थोड़ा अलग मूड चल रहा है मेरा। दिस रीजनिंग प्रोसेस इज यूज टू डिटरमाइन इफ वन स्टेटमेंट इज द रीजन फॉर अनदर इफ दे शेयर अ कॉमन कॉज। अब यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेनेशन उन्होंने देना शुरू कर दिया है। आंसर के जो 5 ऑप्शन मिलेंगे वो, फर्स्ट इज कॉज, सेकेंड इज इफेक्ट, फर्स्ट इज इफेक्ट, सेकेंड इज कॉज, बोथ इज इफेक्ट ऑफ सर्टेन कॉज, बोथ इज इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेज, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे। वो एक्सप्लेनेशन दिए गए, एक बार दोबारा नहीं, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। और कैजुअलिटी इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग, बहुत ध्यान से समझिएगा, थिंकिंग दैट एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन टू इवेंट्स। दो अलग अलग, बहुत शानदार एग्जांपल मैं लेके आया हूँ। एक मैंने सुना था, कहीं पर लिखा था कि एक पर्टिकुलर क्लास में बच्चों ने टीचर्स के आने के बावजूद भी अपना फ़ोन यूज़ करना जारी रखा, वो जारी करते रहे। तो नेक्स्ट 3-4 दिनों के बाद जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज है, उन्होंने कॉलेज कैंपस के अंदर फ़ोन लाना ही बंद करा दिया, अलाउ नहीं किया, बैन कर दिया। अब आपको ये समझना पड़ेगा, क्या फर्स्ट जो हुआ था और जो सेकंड हैपनिंग हुई थी, क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है? अगर रिलेशन हो तो आप बोलोगे कि यस, फर्स्ट इज द कॉज एंड सेकंड इज द रीजन, या हो सकता है सेकंड इज द कॉज या फर्स्ट रीजन में ऐसा प्रोसेस। बस वही इसमें आपको सिंप्लीफाइड वे में ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है देखिए, की कॉन्सेप्ट, cause the reason an event occurs, it is the necessary or sufficient condition that makes something happen। यानी कि कुछ ऐसा जो आपको स्टिमुलेट कर देता हो, जो हैपनिंग की स्टार्टिंग इनिशिएट कर देता हो कि ये चीज़ तो होनी होनी है, ये चीज़ें हुई, उसके पीछे ये रीजन था। उसने आज प्रॉपर टाइम पे खाना खाया, वो प्रॉपर सुबह में उठा, क्यों? क्योंकि घर वाले थे, नहीं खाता तो लट पड़ जाती। The result or outcome of the cause, relationship and analysis to determine if, ये आंसर्स है। स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट, जो भी मैं बता रहा था। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट इज द 1 इज द इफेक्ट। बेसिक जो प्रोसेस है आंसर के वो यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट चलिए आगे, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में क्या मेंशन, ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में मैं और बेसिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में क्या लिखा है। इन लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम्स एंड रियल वर्ल्ड एनालिसिस सेवरल टाइप ऑफ रिलेशंस कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट और इवेंट्स। फर्स्ट, डायरेक्ट कॉज। ये डायरेक्ट कॉज और जो उसके बाद जो इफेक्ट्स लिखा है ना, इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कॉज जो लिखा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। आज हमारे गांव में पुलिस की गाड़ी आई रात में 11 बजे। कल हमारे गांव में रात में 11 बजे चोरों ने बहुत हंगामा किया, घर में बहुत सारे लोगों के घर में घुस के चोरी कर ली। तो डिफरेंट इवेंट्स, कल चोर आए, उन्होंने चोरी की, आज पुलिस आई रात में 11 बजे। इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या फर्स्ट हुआ इसलिए सेकंड हो रहा है, या फर्स्ट हुआ
चोर चोरी किए चले गए, पुलिस अपने मन से आई है, उसको ऐसे ही घूमने का मन था, चक्कर लगाना ऐसा, ये समझना पड़ेगा। अगर फर्स्ट एंड सेकंड कनेक्ट कर रहे हैं देन नेक्स्ट क्या लिखा है, डायरेक्ट इफेक्ट, वन इवेंट डायरेक्टली एंड इमीडिएटली लीड्स टू द अदर, द गवर्नमेंट imposed a fine on littering and as a result public places become cleaner। आपसे बोला गया, आप पहुंच जाओ कनॉट प्लेस में कि अगर आप सर्कल में घूम रहे हो आपको थूकते पाया गया तो आपके ऊपर 5000 का पनिशमेंट है। आप ताजमहल के अंदर चले जाओ, वहाँ पर आपने कुछ लिटरिंग कुछ सामान फेंक दिया, 1000 का पनिशमेंट। लोग वहाँ नहीं करते, मतलब एक चीज़ कर दी गई, इसकी वजह से दूसरी हैपनिंग हो रही है, दूसरी हैपनिंग नहीं हो रही है। तो मैं अगर ये पूछूं कि लोग वहाँ पर कूड़ा कचरा नहीं फेंकते हैं, क्या इसके पीछे गवर्नमेंट के इस पर्टिकुलर रूल का ये हाथ है ऐसा ना होने पे? आपको कहोगे यस सर, लेकिन अगर कभी ऐसा लगे नहीं ऐसा नहीं है तो अलग भी हो सकता है। समझ रहे हो? अच्छा समझो, आज रात में आंधी बहुत तेज आई, इसके वजह से एक रोड जिसका नाम ए है, वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे गिर गए, वो ब्लॉक हो गया। देन एक पर्सन अपने घर से निकला और वो उस ए रोड से नहीं गया, वो किस रोड से चला गया, बी रोड से चला गया, किसी डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट इस पे। जबकि ए जो पर्सन है उसके जाने के टाइम तक जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है उसने ए रोड को साफ कर दिया था, पेड़ हटा दिया गया था। नाउ यू विल हैव टू कंसीडर कि जो पर्सन है वो ए रोड से न जाके सी रोड से क्यों गया? क्या उसको ये पता था कि ए रोड पे पेड़ गिरा होगा और इस वजह से वो उस रास्ते से जाए तो हिंड्रेंसेज होंगे, वो नहीं जा पाएंगे? क्या उसके उस रास्ते से जाने के पीछे यही कारण था, या उसका मन था कि नहीं आज मैं इस रोड से ना जाके मैं दूसरे रूट से जाऊंगा? अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या इमीडिएट इम्पैक्ट उसके इस एक्शन पे पड़ा है, क्या उसके पास इंफॉर्मेशन थी इस चीज़ की? अगर इंफॉर्मेशन थी देन माइट बी दैट इज द डायरेक्ट कॉज, अगर नहीं हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं, हम ए से जाए बी से जाए कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं आगे। इफेक्ट कॉज, इफेक्ट कॉज में क्या है, एन इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड द कॉज इज आइडेंटिफाई एज द एक्सप्लेनेशन। मतलब कॉज और इफेक्ट का मतलब ये कि एक लाइन में दूसरे लाइन में जो होने की चीज़ दी गई है उसके इंसेप्शन की बात की जाती है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ इस वजह से ये हो सकता है। समझ रहे? जैसे सपोज कर लो कि आपने आपने किसी को एक प्रपोजल दिया, प्रपोजल डिफरेंट तरीके का हो सकता है। आपने किसी को प्रपोजल दिया कि मैं ये चाहता हूँ, सामने वाले ने आपको थप्पड़ जड़ दिया है, उसने आंसर नहीं दिया कि मैं ये नहीं चाहता या नहीं चाहती ऐसा कुछ, उसने आपको थप्पड़ जड़ दिया। अब क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा कि क्या आपके प्रपोजल की वजह से आपको थप्पड़ पड़ा, या इज देयर एनी डिफरेंट रीजन? यू विल हैव टू थिंक। हो सकता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो, उसका मूड ही खराब रहा हो, आज आपने गलत टाइम पे ही बात कह दी, हो सकता है यही बात आप कल कहते जब मूड अच्छा हो तो कुछ डिफरेंट आंसर मिल जाता। समझ पा रहे हैं? मैं सिंपली एग्जांपल से आपको सर्टेन पॉइंट पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या, इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज, बोथ इवेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल अनमेंशन्ड अंडरलाइंग कॉज, बोथ समझो एग्जाम्पल है, बोथ पावर आउटेज एंड स्कूल क्लोजर हैपेंड बिकॉज ऑफ अ मेजर विंटर स्टॉर्म। तो इसको छोड़ो, इस एग्जाम्पल को छोड़ो, सिंपल सा एक क्वेश्चन देखा था कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया कि अगले 7 डेज तक जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बंद रहेगा। और जब ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद 3-4 पेरेंट्स ने स्कूल से अपने बच्चों के नाम कटवा लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको समझना पड़ेगा क्या वो नाम कटवाने के पीछे वो स्कूल के बंद होने का रीज़न है ऐसा कोई, या वो पहले से ही इस मोड में ही थे कि नहीं मेरे को अपने बच्चे को स्कूल से निकालना ही है, कनेक्टिविटी ढूंढनी पड़ेगी आपको, राइट? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना है। और अपन डायरेक्टली आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। आंसर्स कैसे मिलेंगे वो आपको पता ही है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स चेक इट आउट। क्या लिखा है स्टेटमेंट, हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन has been a concerning for aspiring students and their parents, and then one should evaluate the option of availing an education loan which is currently offered by all reputed banks and NBFC in India। ये स्टेटमेंट नीचे के लिए, एक स्टेटमेंट ऊपर है, उसमें क्या दिया गया है, हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन पे जो खर्च है वो आजकल बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से पढ़ाई पे ज़्यादा खर्चे होने की वजह से हैज़ बीन अ कंसर्निंग फॉर एस्पायरिंग स्टूडेंट, एस्पायरिंग स्टूडेंट के लिए कंसर्न रहा है मेजर,
एंड देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के लिए। एंड देन वन शुड इवेलुएट द ऑप्शन, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए ऑप्शन ऑफ अवेलिंग एन एजुकेशन लोन लेने के लिए। इसमें एक बात उन्होंने कह दिया कि खर्च पढ़ाई का ज़्यादा है, मेजर कंसर्न है, क्योंकि भाई अर्निंग उतनी नहीं है, पैसों की कंडीशन उतनी नहीं, इस वजह से अब दूसरे में पढ़ते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज मेकिंग इट हार्ड फॉर ए स्टूडेंट टू चेज देयर ड्रीम्स फॉर हायर स्टडीज इन रिप्यूटेड कॉलेजेस बोथ इन इंडिया एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी। अब आप समझिए, मुझे इंडिया से बाहर जाके किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करनी है। अगर एग्जामिनेशन वाइज, सिलेक्शन प्रोसेस वाइज, एजुकेशन वाइज देखो तो मैं एलिजिबल हूँ, मैंने सारे पेपर क्रैक कर लिए, लेकिन एग्जामिनेशन में किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट है, अगर वो मेरे पास ना हो तो मैं कैसे कर पाऊँगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन होगा? हो सकता है मैं अपने घर वालों को बोलूँ भैया ज़मीन बेचो, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे तो पढ़ाई करनी है। घर वालों ने खुद ही बोल दिया कि यार ये इसके लिए तो रखा था, कर देते हैं। ज़मीन ही ना हो या कम हो या वो मूड ना हो तो आप कहाँ जाओगे? दो तरीके का होता है, एक तो लोन, आप प्राइवेट लोन लेते हो लोगों से जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, एक आप बैंक से जाते हो। तो क्या इस चीज़ में जो परेशानी को दिखाया गया है, क्या उस परेशानी को ख़त्म करने का सॉल्यूशन ऊपर वाले में दिया गया है? हाँ, दिया गया है। एक बच्चे को अच्छी पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कतें होती है, ड्रीम चेज करने में दिक्कतें होती है, और उस दिक्कत को कंप्लीट करने के लिए वो लोन ले रहे हैं ऊपर वाला। इसका मतलब सेकंड वन इज कॉज एंड फर्स्ट वन इज इफेक्ट। आपको ऐसे ही प्रोसेस से अपनी सॉल्यूशन को करना है। दैट इज समथिंग वेरी इजी, बट कनेक्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, व्हेन यू नीड कैश you can usually just turn to the nearest ATM, but ATM owners and your bank typically place limit on the amount you can withdraw। अच्छा सुनो, उन्होंने क्या बोला है कि जब कभी आपको पैसों की ज़रूरत हो आप ATM जा सकते हो, यस, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है भाई, आप 1 लाख से ज़्यादा एक दिन में नहीं निकाल सकते। बैंक ओनर या एटीएम का जो ओनर है, दो अलग अलग चीज़ें कर दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि अब प्राइवेट एंटिटीज़ या एनबीएफसीज भी एटीएम लगा देते हैं, है ना, अलग कंपनीज़ के। तो बेसिकली वो कह रहा है कि आपको पैसे की ज़रूरत, आप एटीएम जाइए, 4,000, 10,000, 20,000 आप लेके आ जाइए, लेकिन अगर एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा तो मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने सर्टन लिमिट लगा रखा है। नेक्स्ट, these daily limits could prevent you from withdrawing more than a few $100 in any 24 hours period। बात उन्होंने यही कही है। बात उन्होंने इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि डेली लिमिट्स कुड प्रिवेंट यू फ्रॉम विड्रॉइंग मोर देन। अब एक बात बताओ, आपको पैसे चाहिए 1 लाख, डॉलर की बात की मैं रुपये में बताता हूँ, आपको पैसे चाहिए 1 लाख, आप चाहो एटीएम चले जाओ। आप वहाँ पहुँचे तो आपने देखा कि भाई उन्होंने तो लिमिट लगा रखी है। अब लिमिट लगा रखी तो क्या हो जाएगा? आप प्रिवेंट हो जाओगे, आप पैसे नहीं निकाल पाओगे। तो क्या हो गया? फर्स्ट वाले में आपका क्या गिवन है? कॉज। सेकंड वाले में क्या गिवन है? इफेक्ट। आपको पैसों की ज़रूरत है, आप एटीएम जाइए, आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका एटीएम कार्ड है वो सर्टेन लिमिट के अंदर आता है, पर्टिकुलर पैसे ही निकाल पाएंगे, उससे ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे, प्रिवेंशन नहीं निकाल पाइएगा। दैट इज समथिंग। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट। क्रिएटिंग अ लॉन्गर डे और अ लॉन्गर वर्क वीक फॉर एम्प्लॉयज मस्ट हैव सॉलिड जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन बिजनेस नीड और अ नीड टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन फॉर स्टाफ। समझिए इस बात को। सपोज कर लो मैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, एक दिन में 6 क्लासेस पढ़ाता हूँ। आज वो मुझसे चाह रहे हैं कि भैया तुम्हें 10 घंटे पढ़ाना है। बढ़ गया मेरे काम का। मैं सप्ताह में 5 दिनों वर्किंग हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे काम नहीं करता, लेकिन वो चाह रहे कि नहीं इस बार आपको सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। बढ़ गई काम की कंडीशन। अब ये दोनों चीज़ें मैं तब करूँगा जब एक बढ़िया जस्टिफिकेशन दिया जाए मुझे। क्या बोला जाए? भैया पेपर होने वाला है, बच्चे थोड़ा प्रेशर में है, बैंक का मेंस का एग्जामिनेशन, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे तो उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी। जस्टिफिकेशन है, लॉजिकली है, मैं डिनाई नहीं करूँगा, मैं क्लास लूँगा। या इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन फॉर स्टाफ। अब इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन में एन नंबर ऑफ चीज़ आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जितना सोच सकते हो काम करने के लिए एंटाइज करने वाली जितनी चीज़ें होंगी, वो एक बात इसमें उन्होंने कह दी है। नेक्स्ट, एक्सटेंडिंग वर्क आवर्स कुड मीन रिक्वायरिंग मोर आवर्स ईच डे। सीधी बात है, काम के घंटे बढ़ाने की बात कर रहा है। टेम्पोरली और एक्सपेक्टिंग एम्प्लॉय टू वर्क मोर डेज इन द वीक विच कुड एलिमिनेट डेज
फॉर सम वर्कर्स। ध्यान से पढ़ो इसमें क्या लिखा है। एक्सटेंडिंग वर्क आवर्स कुड मीन रिक्वायरिंग मोर आवर्स, यही बात ऊपर भी कही गई, यही बात इसमें भी कही गई है। ईच डे टेम्पोरली और एक्सपेक्टिंग एम्प्लॉय टू वर्क मोर डेज, या सी एक दिन में ज़्यादा घंटे या एक वीक में ज़्यादा दिन काम करने का, विच कुड एलिमिनेट डेज फ्रॉम सम वर्कर्स, विच कुड एलिमिनेट डेज फ्रॉम सम वर्कर्स, कम कर सक, खत्म करने के बाद, एलिमिनेशन का मतलब खत्म करने। अब मुझे ये बताओ, ये एक अलग स्टेटमेंट और ये एक अलग स्टेटमेंट, बातें दोनों में एक ही कही गई है। इसमें भी बोला गया है कि आप वर्किंग आवर्स या वर्किंग डे बढ़ा दीजिए, वही बात इसमें भी कही गई है, लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ें बोल दी गई कि या तो जस्टिफिकेशन दे दीजिए या कंडीशन सुधार दीजिए, फिर आप काम करवा लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, एम्प्लॉय टू वर्क मोर डेज इन द वीक विच कुड एलिमिनेट डेज फॉर सम वर्कर्स, दूसरी कंडीशन है। इसका मतलब मुझे जितनी चीज़ समझ आ रही है उसमें क्या समझ आ रहा है, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 दोनों ही किसी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस का इम्पैक्ट है, इसमें अलग और इसमें अलग, दोनों का दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से, यानी कि दोनों का दोनों उस बेसिस पे कनेक्टेड नहीं है। किस बेसिस पे, कि कोई एक कॉज हो जाए और कोई एक इम्पैक्ट, कोई एक कॉज हो जाए या कोई एक इफेक्ट, ये वाली कंडीशंस दोनों में नहीं दिख रहे। अब लेकिन ध्यान से समझिए, दोनों में बात तो सेम कही गई है, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो दोनों के होने का कॉज है क्या वो सेम है, पॉसिबिलिटीज आर देयर, पॉसिबिलिटीज आर देयर, क्या 100% श्योरिटी ले सकते हैं, आंसर है नहीं। सो बोथ आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू नेक्स्ट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर प्रोबेबली 2023 या 24 के पेपर में गिवन है, वहाँ से लिया था मैंने। समझिए इसको क्या लिखा है, लिखा है क्या, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ यंग एडल्ट इन यूके 48% of those tracked experienced back pain during the last year, mainly due to being hunched ओवर स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड कंप्यूटर्स। देखो आज के दिन जो बात अपन यहाँ करते हैं वैसी बात करी, ज़्यादा फ़ोन यूज करोगे तो ये हो जाएगा, ज़्यादा वो करोगे तो वो हो जाएगा। दोबारा पढ़ लीजिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू स्टडी, एक स्टडी हुआ है जिसमें यंग एडल्ट जो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में, 84% ऑफ दोज ट्रैक्ड एक्सपीरियंस्ड बैक पेन, जितने मतलब 100% लोगों से अगर बात की गई या ट्राई किया गया उसमें से 84% को बैक पेन है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर में, मेनली ड्यू टू बीइंग हर्स्ड ओवर स्मार्टफोन, टैबलेट एंड कंप्यूटर्स। समझ रहे हैं? तो पहले सिंपल सी बात ये कह दी कि अगर आप फ़ोन लेते हो ऐसे झुक के यूज़ कर रहे हो, बेंच डाउन हो, तो आपके बैक पेन में ये इश्यू रहा है। एक चीज़ के बारे में बात बताई गई कि ऐसा हो रहा है, हैपनिंग इज देयर। नेक्स्ट Statement 2. Using your phone too much can cause inflammation in your tendons and enhance existing condition like tendinitis and carpal tunnel. तो इसमें भी एक बात कही गई कि यूके को जो यंग एडल्ट है, फ़ोन की वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में उनके दिक्कतें आ रही हैं। इसमें भी बात वही कही गई है, फ़ोन के यूजिंग से बॉडी के डिफरेंट टेंडेनाइटिस होता है, मतलब आपके जो टेंडन्स होते हैं, बायो में अगर आप पढ़ा होगा लिगामेंट एंड टेंडन, जो क्या बोलते हैं, बोन्स को बोन्स से या मसल को बोन से ऐड करने वाला होता है वो अलग, एंड कार्पल टनल जो हैंड आपका ये पार्ट होता है उसमें कुछ दिक्कत वाली हो जाती है। तो मतलब दोनों में सेम बात की है, दोनों इफेक्ट है और दोनों इफेक्ट है सेम कॉज का। किस चीज़ का, फ़ोन यूज़ करने का। मतलब फ़ोन यूज़ करने के वजह से आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में दिक्कत होगी, वो इसमें बोला गया है, और फ़ोन के यूज़ करने से ही आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इश्यूज होगा, वो इसमें बोला गया है। इसका मतलब ये आंसर होगा, दीज आर द इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉज या सेम कॉज। आई होप आप समझ गए होंगे उसको। नेक्स्ट एंड प्रोबेबली 2 क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। समझिए, थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया है इसलिए मैं लेके आया हूँ। आप समझिएगा, ऊपर आंसर के बारे में बताया, यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखा है, फार्मर्स ऑफ स्टेट डी हु ट्रेडिशनली कल्टिवेट क्रॉप एम, एक पर्टिकुलर स्टेट डी की बात की गई है जहाँ पर कौन सा क्रॉप किया जा रहा है, कल्टिवेट। बट अब वहाँ पे स्टेट डी में क्रॉप क्या कल्टिवेट किया जा रहा है, एम, बोर कंसिडरेबल
losses owing to deficiency of nutrient Z in the soil which is vital for adequate growth of crop M। दोबारा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिए क्या लिखा है। जो स्टेट डी के फार्मर्स हैं जो एम क्रॉप करते हैं, बोर कंसिडरेबली बियर बोर वो जो होता है बोर कंसिडरेबल लॉसेस उनको लॉस उनको उठाना पड़ रहा है ओविंग टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट जेड न्यूट्रिएंट्स के कमी की वजह से इन द सॉइल विच इज़ वाइटल फॉर एडिक्वेट ग्रोथ। अब वैसे सॉइल में जो बेसिकली जहाँ पर जो एम क्रॉप है वो अच्छा ग्रो कर सकती है, वहाँ पर भी किसानों को नुकसान कंसिडरेबल उठाना पड़ रहा है। ठीक है, किस स्टेट में, डी में। हाउ एवर दिस ईयर द फार्मर्स रजिस्टर्ड अ 40% ग्रोथ इन प्रोडक्शन। बड़ी अच्छी बात कही है, सुनिए इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला कि एक स्टेट डी है जहाँ पे फार्मर्स एम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, लेकिन उसके ग्रोथ के लिए जेड जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिक्वायर्ड है, बट उस सॉइल में जेड रिक्वायरमेंट्स के कमी की वजह से जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। बट लास्ट ईयर और दिस ईयर है, दिस ईयर कंसिडरेबल ग्रोथ भी देखने को मिला है। कितना? 40% का एक स्टेटमेंट है जिसमें कुछ हैपनिंग के बारे में बताया गया है। आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ लीजिए। द फार्मर्स ऑफ स्टेट डी हैव स्टार्टेड, ये एक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन से हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि विच वन इज एक्यूरेट, इम्पैक्ट और इफेक्ट लिखा है। नाउ दे में ईदर बी इंडिपेंडेंट कॉज, इंडिपेंडेंट इफेक्ट, और बियर अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दैट इज इंडिकेट। रीड बोथ द स्टेटमेंट केयरफुली एंड मार्क लेग चेक। क्या लिखा है? द फार्मर्स ऑफ स्टेट डी हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग क्रॉप वाई। अब देखो क्रॉप वाई की अलग की बात कर दी है। only which does not require nutrient Z for growth since the past 2 years। अब हमें चेकआउट करना है, अब हमें चेकआउट करना है कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल बोला है कि स्टेट डी के जो फार्मर्स है क्रॉप एम करते हैं जिसको करने के लिए जेड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जेड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कमी होने की वजह से उनको कंसिडरेबल लॉस हो रहा है। बट इस साल प्रोडक्शन में 40% ग्रोथ हुआ है। प्रोडक्शन काय का? किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है। प्रोडक्शन में डायरेक्टली बात नहीं की गई है कि क्रॉप एम के ही प्रोडक्शन की बात की, नहीं। दूसरी बात, प्रोडक्शन और कैसे बढ़ सकता है? हो सकता है उसी क्रॉप्स की बात करें तो हमने न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा पुट किया होगा, यानी कि फर्टिलाइजर्स वगैरह पुट कर सकते हैं। ओके, तीसरा, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में है वो नेचुरली या आर्टिफिशियली किस तरीके से डेवलप हुआ होगा। अब हमें चेक करना है कि क्या इन तीनों में उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए, द फार्मर्स ऑफ स्टेट डी have started producing crop Y only which does not require nutrient Z since the past 2 years। तो ग्रोथ अपने आप ही बढ़ गया होगा। अच्छा, ऊपर लिखा है जेड की कमी है, कोई बात नहीं, हम वैसा क्रॉप ग्रो कर लेंगे जिसके लिए जेड की रिक्वायरमेंट ही नहीं, हमारा अपने आप ही काम हो जाएगा। हमने क्रॉप वाई चूज कर लिया है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकेंड, since the past 2 years the farmers of state D have been adding a fertilizers। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर यूज किया होगा, 100% बढ़ रहा है। नेक्स्ट, the nutrition this year was 200 more than the previous। सी हम एक्चुअल अमाउंट तो नहीं बता सकते कि 200% है, 500% है, कितना परसेंट, लेकिन ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है उसका ग्रोथ हो गया। तो फिलहाल आपका आंसर इसमें आएगा ऑल 1, 2 एंड 3, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात? तो बेसिकली आपको ये सॉल्व करते टाइम दिमाग में एक चीज़ रखना है, एंड दैट इज़ व्हाट, कि जो गिवन कंडीशन है उसको कोरिलेट करते हुए, उसको प्रमोट करते हुए यहाँ पर कौन कौन सी लाइन है या उससे कनेक्टेड कौन कौन सी लाइन है जो उस हैपनिंग को होने के लिए ज़रूरी है जो यहाँ पर गिवन है, ग्रोथ इन प्रोडक्शन। समझ आई बात? ऑल्दो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कई सारे टाइम दिमाग में ये बात आती है कि यहाँ पर प्रोडक्शन क्रॉप एम की बात की गई, यहाँ पर क्रॉप वाई की बात की गई है, कनेक्टिविटी नहीं दिख रहा है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जब बात यहाँ पर 40% ग्रोथ इन प्रोडक्शन की दी गई है तो उन्होंने एक्चुअल में ये नहीं बताया कि एम क्रॉप के प्रोडक्शन की बात है या ओवरऑल प्रोडक्शन की बात है थ्रू आउट द ईयर की, तो अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं। डन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, एंड प्रोबेबली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है? अ रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैज बीन
हैज़ बीन गोइंग ऑन इन स्टेट वाई। देखिए बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस बेस्ड जैसा होता है। किसमें? स्टेट वाई में रोड कंस्ट्रक्शन वाज ड्यू टू completed 2 months ago. A road construction project has been going on in state Y and was due to be completed 2 months ago. अच्छा 2 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था complete. The government of that time had extended the deadline of the project by 3 months and also allowed truck carrying the raw materials to pass through city 2. दूसरे सिटी की बात कर दी, सिटी 2 कितने दिनों की बात बढ़ा दी? 3 महीने की। सिटी 2 टू स्पीड अप द प्रोसेस। अच्छा सुनो, एक तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई और टाइम देने की जरूरत है, 3 महीने का टाइम दे दिया। और दूसरा एक सिटी आसपास में है जिस रास्ते से अगर रॉ मटेरियल है वो जल्दी पहुंचेगा तो काम और जल्दी से होगा, तो एक सिटी 2 से जाने का रास्ता दे दिया। येट द कंस्ट्रक्शन वर्क इज फर्दर डिलेड एंड इज नॉट लाइकली टू गेट ओवर इन द एक्सटेंडेड डेडलाइन एज वेल। उसके बावजूद काम का जो एक्स्ट्रा 3 महीने दिया गया ना उसमें भी कंप्लीट नहीं होंगी, ऐसी कंडीशन है। Which of the following may not be a reason for the delay construction work in state Y? कौन कौन सा रीजन नहीं हो सकता? बहुत सिंपल है, दोबारा समझाता हूँ क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि देखो एक स्टेट है जिसमें एक रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टेट का नाम है वाई, जिसको कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 महीना पहले, लेकिन वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने एक्चुअली में क्या किया है, 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है और कुछ अलग रोड दे दिया गया है जिससे रॉ मटेरियल जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे और काम तेज़ी से चल पाए। बट अभी भी वो काम नहीं हो पाएगा प्रॉपर उस टाइम पे, और क्यों नहीं हो पाएगा उसके बारे में हमें नीचे पढ़ना है कि क्या इसमें से कोई ऐसा रीजन है जो नहीं लग रहा है आपको। फर्स्ट पढ़ लेते हैं। द वर्कर्स हैव स्टार्टेड गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड ऑफ सिंस द पास्ट 4 months एज दे डिमांडिंग हायर वेज। पॉसिबल रीजन है, काम डिले हुआ, हो सकता है जो वर्कर्स काम कर रहे हो वो अपनी मेहनताना बढ़ाने के लिए स्ट्राइक पे चले गए, दैट इज द पॉसिबल रीजन। हमें पॉसिबिलिटी वाली पोजीशंस के हिसाब से देखनी है इसमें। Some part of the land on which the road is to be constructed owned privately and dispute is going on above. Of course it's possible. जहाँ से रोड निकाला गया है वो किसी न किसी की ज़मीन रही होगी। नॉर्मली सरकार एक्वायर कर लेती है, कई सारे टाइम कोर्ट है, और कोर्ट में भी केसेस चलते हैं जहाँ से टाइम हो सकता है, डेडलाइन लग सकता है। सारे मटेरियल, सारे वर्कर्स, एवरीथिंग इज देयर, बट योर वर्क इज नॉट गोइंग ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन इज पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल लग रहा है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड तो है, बट हमसे पूछा गया है नॉट, जो रीजन नहीं है। Monsoon have approached state Y and due to heavy rainfall the construction work is 3 times slower than टाइम स्लोअर देन यू। मतलब एक्चुअल में जितने स्पीड से होना चाहिए उतने स्पीड में नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है। क्या एक पॉसिबल रीजन हो सकता है? क्या ऊपर दिए वाले कंडीशन को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल ये रीजन हो सकता है। नेक्स्ट, ड्यू टू सेवरल कंप्लेंट्स बाय द रेसिडेंट लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट द कंस्ट्रक्शन वर्क is done for 4 hours less than the usual construction hours since paid 4 months। अच्छा ओके, क्या लिखा है? सी वर्कर्स को 8 घंटे 10 घंटे काम करने हैं, लेकिन वो लोकेलिटी में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे काम करते हुए जो हंगामा होता है, जो आवाज़ होती है, जो डस्टिंग होता है, जो प्रोसेस है, उससे लोगों को दिक्कत होती है। तो वहाँ पे लोगों ने काम कम करवा दिया, रोज 4 घंटे काम कम हो रहा है, घंटे कम हो रहा है तो दिन बढ़ जाएंगे। इसका मतलब दैट इज ऑल्सो द possible reason. Now most roads of city 2 have traffic jam in the morning as well as evening for 2 hours each as most people in the city travel to work by road। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जिस वजह से हो सकता है सामान पहुंचने में देरी हो गई हो और इस वजह से काम हो। लेकिन ये बात किसकी कही गई है? ये बात कही गई है सिटी 2 की। सिटी 2 का ऑप्शन तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेट दिया है, तब दिया है जब पहले वाले प्रोसेस से काम नहीं हो पा रहा है। और फिर अगर 2 घंटे सुबह में 2 घंटे शाम में है, तो अगर गवर्नमेंट का वर्क है तो वो नाइट टाइम में ट्रैवलिंग करा सकती है। होता देखा हमने दिल्ली में, सुबह सुबह रास्ते का कलर कुछ और रहेगा, कल शाम तक, कल सुबह में उठेगा तो कुछ डिफरेंट रहता है। पॉसिबल है। इसका मतलब जो 5th वन है वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। सो द करेक्ट आंसर इज 5th वन। समझ पा रहे? सुनो, लॉजिकल रीजनिंग के कॉज एंड इफेक्ट का भी जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, बट कॉज एंड इफेक्ट में आपको एक पर्टिकुलर कोरिलेशन, एक पर्टिकुलर हैपनिंग का जो सीक्वेंस है वो फॉर्मेशन कॉज एंड इफेक्ट का, वो आपको समझना है। अगर आप वो समझ लोगे तो फिर बड़ी आसानी से सॉल्यूशन अपन कर सकते हैं। और आउट ऑफ 10 मैं 10 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इस 10 में से लॉजिकल रीजनिंग के 8 अपन जरूर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव बात के साथ आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं।
कल मिलूँगा ड्राइंग इन फ्रेंड्स में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।